ईशा, किरण मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मुइज़ कमाल ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, डोंट टच मी। मुइज़ कमाल, तुम मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी। वह खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, इसलिए ना कि तुम उस मिडिल क्लास असफंद से मोहब्बत करती हो। मुइज़ ने चुभते हुए लहजे में कहा, मैं किसी से मोहब्बत करूं या ना करूं, मेरी लाइफ है, तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। वह गुर्राते हुए बोली, देखो ईशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। वह सब कुछ असफंद यार के पास नहीं है। वह ट्यूशन पढ़ा कर यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरा करता है। वे तुम्हारे खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम ऐसो शकून की ज़िंदगी की आदी हो, तुम मिडिल क्लास के लोगों के माहौल में नहीं रह सकती। मेरे पास दुनिया जहाँ की ना सिर्फ हर चीज़ है, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। मुइज़ कमाल, तुम अपना ये लेक्चर किसी और को सुनाओ, मैं बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने असफंद यार के अच्छे नेचर, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और उसके अच्छे कैरेक्टर से मोहब्बत की है, उसके स्टेटस या फिर उसकी दौलत देख कर नहीं। और मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वह उसे खबरदार करती हुई वहाँ से चली आई। मुइज़ कमाल ने ज़मीन पर पाँव जोर से ठोकर मारी, फिर पार्किंग की तरफ आ गया। क्लासेस छोड़कर वह गाड़ी में बैठकर सड़क पर कुछ देर इधर उधर फिरता रहा, फिर थक हार कर घर चला गया। ईशा, कभी कभी मुझे तुम्हारा साथी ख्वाब लगता है, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। असफंद यार ने पानी में कंकर उछालते हुए कहा, असफंद, तुम ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में आँख खोलो। तुम्हारा मेरा साथ ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए वह सभी आराम छोड़ सकती हूँ जिन चीज़ों का लालच देकर मुइज़ कमाल और मेरे घर वाले मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश में लगे हैं। वह लोग कभी नहीं समझ सकते कि मोहब्बत इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। वे समझाते हुए बोली, फिर असफंद यार की तरफ देखा, जो खामोशी से सामने पानी में फेंके हुए पत्थर से पैदा होने वाली लहरों को बहुत गौर से देख रहा था। ओहो, हम क्या बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ गए। चलो कैंटीन चलते हैं, ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगा, यूँ सलीके से याद आते हो जैसे बारिश हो। वक्फा वक्फा सी मुइज़ कमाल की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा। ये कहाँ से आ गया? ईशा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हर जगह नज़र आना चाहता हूँ। वह उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, मुइज़ कमाल, तुम अपनी हद में रहा करो। असफंदी ने दांत पीसते हुए कहा, चलो इसके मुंह मत लगो। ईशा उसे धकेलते हुए वहाँ से ले गई। वह नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में उनका तमाशा बने। तो फिर क्या सोचा तुमने? मम्मी ने डिनर के वक्त ईशा से पूछा। किस बारे में मम्मी? वह लापरवाही से बोली, वही मुइज़ कमाल के प्रपोज़ल के बारे में। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा, प्लीज़ मम्मी, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप क्यों इस बात को रोज़ाना दोहराती हैं? वह उकताए हुए लहजे में बोली, बेटा आप रिलैक्स होकर खाना खाएं, हम फिर कभी बात कर लेंगे। डैडी ने बहुत नर्म लहजे में कहा, आपने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। एकलौती होने का ये मतलब नहीं कि ये असफंद यार जैसे मिडिल क्लास का हाथ थाम ले। वे गुस्से से बोली, डैडी आप ही इस टॉपिक को लेकर बैठे, सुकून से बातें करें या फिर झगड़े में जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। वे उठकर चली गई। महमूद अहमद और सितारा बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा, जो इतनी ज़िद्दी थी कि जिस बात या काम के पीछे पड़ जाती वह करके ही छोड़ती थी। फिर उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया। असफन, तुम गांव कब जा रहे हो? ईशा के लहजे में ऐसा कुछ था कि वह चौंक सा गया। क्या बात है ईशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? असफन, मुइज़ कमाल ने जब से प्रपोज़ल भेजा है
मम्मी डैडी मुझे रोज़ पूछते हैं, मैं हज़ारों बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन वह कहते हैं कि मुइज़ कमाल ना सिर्फ हमारी क्लास का है बल्कि उसके डैडी मेरे डैडी के गहरे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे हाँ कर देना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर अपने माँ बाप और बहनों को ले आओ। ईशा की बात पर वह और परेशान हो गया, लेकिन मुस्कुरा कर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते जाऊँगा और उन्हें ले आऊँगा। लेकिन तुम्हारे घर वाले असफन में मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस उनको ले आओ। उसने मुस्कुरा कर उसकी बात काटी। ओके ठीक है। मैं कुछ मुतमईन सा हो गया, क्योंकि अभी घर जाकर अम्मी को समझाना था। वह मुंबई इसलिए आया था कि वह पढ़कर अच्छी जॉब हासिल करेगा और दोनों बहनों की शादी करेगा। यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ वह ईशा की मोहब्बत में इतना डूब जाएगा कि सब कुछ पीछे छोड़कर उसे ईशा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इस तरह की बातें सोचते हुए वह ईशा के साथ लेक्चर अटेंड करने चले गए। मम्मी, असफन गांव जा रहा है, वह अपने घर वालों को साथ लाएगा आपसे बात करने के लिए। ईशा ने सितारा बेगम को जानकारी दी। चाय पीते हुए उन्होंने उसकी बात बहुत गौर से सुनी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जी। वह चौंक गई। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम उसे पसंद करती हो, उसे शादी करना चाहती हो, तो शादी से पहले उसका गांव, उसका घर, उसका रहन सहन देख आओ। मेरे ख्याल में इसमें कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया। मम्मी, आप कहें तो ठीक रही हैं, मैं असफन से बात करती हूँ। हम कुछ दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लेते हैं, वैसे भी फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, लेक्चर्स बहुत कम होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, फिर मोबाइल पर असफन का नंबर मिलाते हुए वहाँ से उठ गई। बेगम, हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। ऐसा क्या कह दिया तुमने? महमूद साहब ने आते हुए बेटी को खुश देखकर पूछा। अब हमारी ईशा मुइज़ कमाल से ज़रूर शादी करेगी, वह चाय का कप रखते हुए बोली। मैं समझा नहीं। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली। बेगम ने उसके लिए चाय निकालते हुए सारी बात तफसील से बताई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वह उसका घर वगैरह देखकर शादी से इनकार कर देगी? मुझे नहीं लगता। वह चाय का कप पकड़ते हुए बोली, वह मेरी बेटी है, इतना तो उसे मैं जानती हूँ। अगर इनकार नहीं करेगी तो कुछ लम्हों के लिए सोचेगी ज़रूर। उसकी सोच में हल्की सी दरार ही उसके सिर से मोहब्बत का भूत उतार सकती है। सितारा बेगम की बात सुनकर उन्होंने समझते हुए सर हिला दिया। ईशा ने जब गांव जाने के लिए कहा तो असफन खुशी खुशी राजी हो गया। अच्छा था, उसके सामने अम्मी ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी। ईशा बहुत खुश थी। ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि मम्मी डैडी ने खुद उसे इजाज़त दी थी। बस में सफ़र करके आगे के रास्ते गांव में वह बैलगाड़ी से गए। ये सब उसे इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी, इसलिए गांव के लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह सब कुछ एंजॉय कर रही थी। फिर वह एक छोटी सी गली जिसमें गंदे गंदे बच्चे खेल रहे थे, कच्ची गली में जगह जगह पानी भरा हुआ था जो न जाने कितने दिनों से भरा पड़ा था। उसमें मच्छरों की भरमार थी। ईशा बदबू की भरमार से मुंह मोड़ लिया। असफन सर झुकाए उसके साथ चल रहा था। फिर वे कच्चे और छोटे से घर के आगे रुक गए। लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाज़ा जिस पर टाट का पर्दा लगा हुआ था, असफन ने उसे उठाया। सामने कच्चा मगर साफ सुथरे सहन में मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही थी। सामने छोटा सा बरामदा जिसमें लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था, जिस पर पुरानी मगर साफ सुथरी सुर्ख रंग के फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। तख्त पर बैठी एक बूढ़ी औरत चश्मा लगाए चावल चुन रही थी। अचानक उन्होंने सामने देखा। शुक्र है असफन, मेरा बेटा, मेरा चांद आ गया। कोई खबर भी नहीं दी मेरे बच्चे ने। अरे हुमैरा, समीरा, किधर हो? देखो भाई आया है। कमरे से दो लड़की तकरीबन एक सी शक्ल और हम उम्र लग रही थी, कमज़ोर सी, साफ़ सुथरे सादे से कपड़े पहने निकली। भैया असफन से लिपट गई थी। फिर उनकी नज़र ईशा पर पड़ी तो वह चौंक गई। ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? उनकी आंखों में हैरत थी। अम्मी भी हैरान होकर देख रही थी। अम्मी, ये ईशा किरण है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, गांव देखने आई है, कुछ दिन रहेगी, बाकी बातें फिर बताऊंगा। अरे मेरे बच्चा, अंदर आकर बैठ, साथ मेहमान हैं और हमने तुम्हें सैन में ही रोक लिया, अंदर आओ। अम्मी ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर से ले गई। छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी कालीन बिछी थी, उस पर प्लास्टिक की कुछ कुर्सी और मोड़े पड़े थे। दीवार के सामने छोटा सा बेड लगा था। सामने दीवार के साथ लकड़ी के छोटे से टेबल पर टीवी रखा था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। हुमेरा, समीरा बेटी, जाओ कोई चाय पानी लेकर आओ, फिर खाने का इंतज़ाम भी करो। अम्मी ने बेटियों से कहा। जी अम्मी, ठीक है।
मैं दोनों बाहर चली गई। बेटी इधर बेड पर आ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, सफ़र की थकान होगी ना। अम्मी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वह मुझे फ़्रेश होना है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी इसे ज़रा वॉशरूम ले जाएं। असफंद ने कहा, बेटा तुम अपने कपड़े निकाल लो, मैं गुस्ल खाने में पानी वगैरह देकर आती हूँ। वे बाहर निकल गई। तुम आराम से फ़्रेश हो जाओ, चाय वगैरह पियो, हम फिर बात करेंगे। असफंद ये कहकर बाहर चला गया। उसने चाय वगैरह पी और फिर बातें करेंगे। असफंद ये कहकर बाहर चला गया। उसने एक ठंडी आह भरी और बैग में से कपड़े निकाले। अच्छा हुआ मैंने सादा से कपड़े भी रख लिए थे, वरना जिसमें तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूँ। फिर अम्मी आ गई तो वह मुस्कुरा कर उसके साथ वॉशरूम चली गई। इस कहानी का पहला पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।